नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन ओवरऑल कैपिटल, यानी ओवरऑल जो भी हमने फाइनेंस किया है, ओवरऑल जो भी पैसा रेज किया है, उसमें कितना डेट होगा और कितनी इक्विटी होगी, इसका जो प्रपोर्शन है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं कि भाई एक जैसे हम चाय बनाते हैं, अब चाय में क्या होगा, चाय में थोड़ा दूध डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ी शक्कर डालेंगे, थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे, थोड़ी अदरक डालेंगे। उसी तरह से बिजनेस में पैसा आता है तो वो भी अलग अलग सोर्सेस से आता है। जैसे थोड़ा बैंक लोन हो गया, थोड़ा डिवेंचर हो गया, थोड़े इक्विटी शेयर, थोड़े प्रेफरेंस शेयर, थोड़े रिटेन अर्निंग्स हो गई हमारी। तो हम उस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का फॉर्म होता है। अब हम ये जानते हैं कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वो हमारा बेस्ट होगा जिसमें डेट और इक्विटी का इस तरह से प्रपोर्शन हो, इस तरह से वो डेट और इक्विटी को मिक्स करें कि शेयर होल्डर्स की जो हमारी वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके। यानी यहां पे मैंने लिखा भी है, द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज विच मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने का मतलब जो उनके पास शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी प्राइस इंक्रीज हो, उसी चीज को हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम आगे समझने वाले हैं। देन हमारे पास अक्सर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो डेट का जो प्रपोर्शन होगा ओवरऑल कैपिटल में, उसी चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और अब इनके फॉर्मूले हमारे पास क्या होंगे, इनको किस तरह से देखा जाता है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा, डेट इक्विटी रेशियो। तो ये डेट अपॉन इक्विटी यही होता है फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में देखा कि ओवरऑल कैपिटल में हम अपने डेट को मिक्स करेंगे। तो डेट को मिक्स करने का रीजन क्या है? डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो हम लोग समझते हैं। तो देखो, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसके पीछे पहला जो कारण है हमारे पास वो है इट मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी डेट को अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं तो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी या वेल्थ इंक्रीज होगी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैक्सिमाइज भी नहीं, वेल्थ इंक्रीज होगी। देन सेकेंड रीजन क्या है? नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल या ऑनरशिप। यानी डेट को अगर हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियर है उसके पास कोई कंट्रोल नहीं जाएगा, वो ऑनर ऑफ द बिजनेस नहीं बन सकता डेट देने के केस में। देन हमारे पास है डिडक्शन इन टैक्स। डेट पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसकी हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इक्विटी से पैसा रेज किया होता उस पर डिविडेंड अगर हम पे करते तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो ये तीन रीजन है जिनके कारण हम कह सकते हैं डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अब जानते हैं बच्चों डेट को शामिल कब किया जाता है। तो डेट को शामिल किया जाएगा, उसके पीछे एक कंडीशन है कि व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। यानी अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होती है, उस केस में हम लोग डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल कर सकते हैं। और डेट को तब भी शामिल किया जाएगा भाई जब तक वो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज कर रहा है। अगर वेल्थ इंक्रीज नहीं कर पाए तो फिर डेट को इतना कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाया नहीं जाएगा या शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल इनटू 100। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होगी डेट की, और हम कंपेयर करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई डेट को शामिल करना हमारे लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा। अब समझते हैं कि अगर डेट को शामिल किया जाता है तो किस तरह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है, इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सीखते हैं कि भाई किस तरह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैलकुलेट किया जाए, और ये प्रूव करके देखते हैं कि डेट को अगर हम इंक्रीज करते हैं या डेट को हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं तो किस तरह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है। तो देखिए हमारे पास एक केस है यहाँ पर। तो ये केस क्या है कि हमने एक केस लिया जिसमें टोटल कैपिटल हमने लिया 50 लाख। अब वो 50 लाख कहां से आए? वो पूरे के पूरे इक्विटी कैपिटल यानी शेयर्स के हैं। 50 लाख के अपने पास शेयर्स ही है, यानी 5 लाख शेयर्स है 10 रुपए वाले। देन हमारे पास डेट की बात करें तो डेट है हमारे पास नील, यानी डेट हमने इस केस में नहीं ली। टैक्स रेट है 30% पर एनम, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 7 लाख। तो ये क्वेश्चन हमारे है, इससे अच्छे से देख लीजिए बच्चों। अब
हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी है 14%। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें तो इस केस में कोई डेट है ही नहीं, तो अपने आप ही आरओआई ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, क्योंकि डेट है ही नहीं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से होगी। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सॉल्यूशन करते हैं और इसमें निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो हम लोग निकालने वाले हैं वही चीज हमारी वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर मानी जाएगी। तो देखते हैं, इस केस में हमारे पास फिलहाल कोई डेट नहीं है, तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख, उसमें से माइनस किया इंटरेस्ट, यानी ईबीआईटी में से आई माइनस किया, तो इंटरेस्ट तो है नहीं इस केस में, तो वापस अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई 7 लाख की। और अर्निंग बिफोर टैक्स, अब अगर हम लोग टैक्स पे करते हैं तो टैक्स किस पे आएगा, ईबीटी पे। तो ईबीटी पे टैक्स है 30%, यानी 7 लाख का 30% 2,10,000। 2,10,000 को इसमें माइनस किया तो आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा है 4,90,000। ईबीआईटी में से आई माइनस किया, ईबीटी आया, ईबीटी से में से हम लोग टैक्स माइनस किया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 4,90,000। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, जिससे हमारा आता है ईपीएस। अर्निंग्स आफ्टर शेयर को डिवाइड, अर्निंग आफ्टर टैक्स को हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर, जो कि है हमारे पास यहाँ पे 5 लाख शेयर्स। ये ध्यान रखना, शेयर कैपिटल नहीं, पूरे शेयर जो कैपिटल बन रही है उससे नहीं, कितने शेयर्स है उससे डिवाइड करना है। तो 5 लाख से डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर आया हमारे पास 0.98। 0.98 अर्निंग पर शेयर हमारा तब है जब हमने डेट को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। अब केस को थोड़ा सा घुमाते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेट को शामिल करते हैं। डेट को सपोज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 10 लाख। 10 लाख की डेट है और इक्विटी हमारी हो गई 40 लाख की, जिसमें से 4 लाख शेयर है हमारे 10 रुपए वाले। ओके बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। और जो इंटरेस्ट रेट है डेट की, वो इंटरेस्ट भी बता देता हूं मैं आपको। हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट है सपोज 10%। ओके 10% इंटरेस्ट रेट है। अब डेट में आप इस तरह से मान सकते हो 10% डिबेंचर्स। ओके 10% डिबेंचर्स है 10 लाख के। अब देखते हैं, हमने जिसे आरओआई कैलकुलेट किया ही था 14%, और 14% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 10%। तो यानी हम लोग ये देख सकते हैं कि आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो यानी डेट को शामिल करना फेवरेबल हो सकता है। अब चेक करते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी 7 लाख है, इसमें से अब की बार माइनस करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अपना 10% है जो कैलकुलेट होगा डेट पे। डेट है 10 लाख की, 10 लाख का 10% हमारा हो गया 1 लाख। तो हमने 1 लाख को इसमें से माइनस किया, आया हमारे पास 6 लाख अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास है 6 लाख। अब 6 लाख में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टैक्स को 30% माइनस करते हैं। तो 6 लाख का 30% हमने जब निकाला तो 6 लाख का 30% बना 1,80,000। 1,80,000 को माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है हमारे पास 4,20,000। और अब जब 4,20,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स है, उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 4 लाख शेयर्स हमारे जो है, डिवाइड किया उन्हें। तो 4 लाख को जब हमने डिवाइड किया, तो 4 लाख को डिवाइड करने पे हमारा जो ईपीएस आ रहा है वो आ रहा है 1.05, यानी 1.05 ईपीएस आया जब हमने डेट को थोड़ा शामिल किया, जब हमने 10 लाख की डेट रखी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल देखो, ओवरऑल कैपिटल 50 लाख पहले भी थी, अभी भी, लेकिन पहले पूरी की पूरी कैपिटल जब इक्विटी से थी तो हमारा अर्निंग पर शेयर आया था 0.98 सॉरी। लेकिन जब हमने उस 50 लाख में इक्विटी कैपिटल को 40 रखा और डेट को 10 लाख रखा, तो हमारा देख लीजिए अर्निंग पर शेयर आया है 1.05। तो यानी इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ा, यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग डेट को शामिल करते हैं, हमारा जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ इंक्रीज होती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। थैंक यू।